हेलो दोस्तों, सारणीबद्ध सामान्य अध्ययन की 13वीं क्लास में आपका स्वागत है। और पिछली क्लास में हम लोगों ने आधुनिक इतिहास एवं प्राचीन एवं कला एवं संस्कृति की जो सारणियाँ थीं उनको पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। और आज की क्लास में हम लोग मध्यकालीन इतिहास को स्टार्ट करने वाले हैं। और जो पहली टेबल आपके सामने है वह है प्रमुख पूर्व मध्यकालीन शासक वंशों की। ठीक है, तो हम लोग मध्यकालीन इतिहास को आरंभ कर रहे हैं। बहुत ही ध्यान से इन सभी वीडियोस को देखिए। आपको, अगर आपने अभी तक जो भी एंशियंट हिस्ट्री की जो वीडियो देखी होंगी और जो उनमें टेबल्स को देखा होगा, तो आप समझ गए होंगे कि ये सभी वो टेबल्स हैं, यानी कि इन टेबल्स में वो कंटेंट है जो कि बार बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर आप इसको बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे तो हर एग्ज़ाम में पूछी जाने वाली जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो यहाँ से बड़ी ही आसानी से कवर हो जाती हैं। बाद बाकी जो भी मैं आपको एडिशनल पॉइंट्स बताता हूँ उनको तुरंत अपनी बुक में नोट किया करिए, क्योंकि वो चीज़ें भी बार बार पूछी जाती हैं। तो बिना कोई समय खराब करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन इतिहास को। और पहली टेबल जो आपके सामने है वह है प्रमुख पूर्व मध्यकालीन शासक वंश। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि एक तो मध्यकाल हो गया और दूसरा ये पूर्व मध्यकाल क्या है। तो देखो, आपको मैं बता दूं कि 750 ईस्वी से और 1206 ईस्वी तक के काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लगा लीजिए कि जब भारत में आप देखेंगे मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत में प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण होता है, और उसके बाद से जब भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित होती है, यानी कि दिल्ली सल्तनत के रूप में 1206 में, तो उस पूरे काल को हम लोग क्या कह देते हैं, पूर्व मध्य काल। और 1206 से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं पूरा मध्यकाल। ठीक है, तो इस संदर्भ में कोई डाउट मत रखना कि पूर्व मध्यकाल क्या है और मध्यकाल क्या है। तो अब देखो, पूर्व मध्यकाल में बहुत से ऐसे शासक वंश थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो टेबल आपके सामने है वह है जो भी इस काल के शासक वंश थे और जो उनके संस्थापक थे। तो यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जैसे कि बंगाल के पाल वंश की बात करें तो इसका संस्थापक कौन था, गोपाल। ठीक है, बंगाल का सेन वंश की बात करें तो इसका संस्थापक सामंत सेन था, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, बंगाल का जो गौड़ वंश था वहाँ का शासक कौन था, शशांक। ये वही शशांक है जिसने कि बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। बोधि वृक्ष वही वृक्ष है जिसके नीचे की गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, और ये बोधि वृक्ष कहाँ पर है, बोध गया में। ठीक है, बिहार के। गुर्जर प्रतिहार वंश की बात करें तो इसका संस्थापक हरिश्चंद्र था, जिसे कि वत्स राज के नाम से भी जाना जाता था। कन्नौज का गहड़वाल वंश देखें तो इसकी स्थापना किसने की थी, चंद्रदेव ने। ठीक है, कलचुरी या फिर चेदी वंश की बात करें तो इसका जो संस्थापक था वो कोकल था, पूछा जा चुका है। होयसल वंश की बात करें तो इसका जो संस्थापक था वो विष्णुवर्धन था। कश्मीर का जो उत्पल वंश था, ठीक है, उसका संस्थापक कौन था, अवंती वर्मन। ठीक है, एक चीज यहाँ पर और ध्यान रखना, क्वेश्चन एक तो यहाँ से ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि किस शासक वंश का कौन संस्थापक था, और क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाएगा जहाँ जहाँ पर ये लिखा हुआ है, जैसे बंगाल का गौड़ वंश। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि पूर्व मध्यकाल में गौड़ वंश या फिर गौड़ जो शासक वंश था वो कहाँ पर स्थापित था, तो आपको पता होना चाहिए बंगाल में। ठीक है, जैसे पूछ लेगा गहड़वाल वंश के शासक कहाँ पर शासन करते थे, कन्नौज में। उत्पल वंश पूर्व मध्यकाल में कहाँ पर स्थापित था, कश्मीर में। ठीक है, वल्लभी का मैत्रक वंश की बात करें तो इसका संस्थापक था भट्टारक। राष्ट्रकूट वंश बहुत बार पूछा जा चुका है, इसका जो संस्थापक था वह था दंती दुर्ग। शाकंभरी का चौहान वंश, इसका संस्थापक था कौन, वासुदेव
बुंदेलखंड का चंदेल वंश, इसका संस्थापक कौन था? नन्नुक, बहुत बार पूछा जा चुका है। मालवा का जो परमार वंश था, इसका संस्थापक था कृष्णराज। गुजरात का जो चालुक्य वंश था, इसका संस्थापक था मूलराज प्रथम। ठीक है। दिल्ली का तोमर वंश, इसकी स्थापना की थी आनंदपाल ने और इसी ने दिल्ली को स्थापित किया था। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि दिल्ली को किसने स्थापित किया, तो आनंदपाल ने। काकतीय वंश, तो इसकी स्थापना की थी चोल द्वितीय एवं रुद्र प्रथम ने। ठीक है। कश्मीर का जो कारकोट वंश था, इसका जो संस्थापक था वो दुर्लभ वर्धन था। कश्मीर का लोहार वंश, इसका संस्थापक संग्राम राज था। और गंग वंश का संस्थापक था वज्रहस्त पंचम। ठीक है। तो ये हो गए पूर्व मध्यकालीन शासक वंश और उनके संस्थापक। बाद बाकी ये भी ध्यान रखना कि कौन सा वंश किस क्षेत्र से संबंधित था। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब इन्हीं पूर्व मध्यकालीन शासक वंशों में कुछ राजपूत शासक भी थे। ठीक है। आपको भी पता होगा कि भारत पर एक जो ये राजस्थान वाला दिल्ली और हरियाणा का कुछ एरिया है, ठीक है, और उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ हम लोग चले जाएं तो वहाँ पर कुछ राजपूत शासक थे। ठीक है। तो इनको थोड़ा सा अलग से हम लोग देख लेते हैं। खैर ये हैं यहीं के, लेकिन इनको थोड़ा सा अलग से देखते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मिलान के लिए यूपीपीसीएस पूछ चुका है। और क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होता है कि एक तरफ राजपूत राज्य होंगे और दूसरी तरफ शासक वंश होंगे। जैसे कि अजमेर में कौन सा राजपूत राज्य था? चौहानों का। दिल्ली में तोमरों का। बुंदेलखंड में चंदेलों का। ठीक है। कन्नौज में देखें तो गहड़वाल वंश। गुजरात में चालुक और मालवा में परमार। तो चौहान, तोमर, चंदेल और गहड़वाल, चालुक, परमार, ये ध्यान रखना, ये सभी राजपूत शासक थे। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के शासक वंशों की। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि भारत पर सबसे पहले जो मुस्लिम आक्रमण है वो किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। सफल मुस्लिम आक्रमण की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके बाद भारत पर आक्रमण किया महमूद गजनबी ने। ठीक है। 17 बार आक्रमण किया। उसके बाद फिर यहाँ पर एक तुर्क आक्रमण करता है जिसका नाम होता है मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी जब भारत में आक्रमण करता है और बहुत सारी धन संपदा लूट के अपने साथ ले जाता है, तो यहाँ पर वह अपने 3 गुलामों को छोड़ जाता है। ठीक है। 3 गुलाम होते हैं, एक कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा यल्दौच और कुबाचा। तो यल्दौच और कुबाचा को तो वो कुछ मुल्तान और उधर जो अब देखेंगे भारत की पूर्वोत्तर नहीं, जो पश्चिम वाली जो सीमा है पाकिस्तान की तरफ जो लगती है, वहाँ छोड़ दिया। और कुतुबुद्दीन ऐबक को वो दिल्ली में छोड़ गया। और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में पहले मुस्लिम सत्ता की स्थापना की। और यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था, तो इसके द्वारा जो स्थापित शासन वंश था वो गुलाम वंश ही कहलाया। बाद बाकी गुलाम वंश को आप मामलूक वंश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो फिर यहाँ से भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई। तो हम यही देखने वाले हैं कि सबसे पहले जब दिल्ली में दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश के रूप में की गई, तो यहाँ पर अब जो प्रश्न आपके सामने बन के आता है कि दिल्ली पर कितने वंशों ने शासन किया। ठीक है। इनका क्रम आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। जो वंश हैं उनके संस्थापक पता होने चाहिए, शासन की अवधि पता होनी चाहिए और अंतिम शासक कौन था ये पता होना चाहिए। ठीक है। तो गुलाम वंश की बात करें, स्टोरी मैंने आपको बता ही दी कि कैसे ये गुलाम वंश आया। बाद बाकी गुलाम वंश को मामलूक वंश भी कहा जाता है। ठीक है। ये भी ध्यान रखना। इसकी स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक एक तुर्क था। ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है
कि भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है। तो वहाँ पर आपको विकल्प में मिलेगा फारसियों ने, यूनानियों ने, तुर्कियों ने, अरबियों ने। तो भारत में मुस्लिम सत्ता को स्थापित करने का श्रेय तुर्कों को जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। और कब गुलाम वंश की स्थापना हुई थी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत? तो 1206 में। और 1290 तक गुलाम वंशों के शासकों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। और अंतिम शासक कौन था दिल्ली गुलाम वंश का? वो था क्यूमर्स। ठीक है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। कब की? 1206 में। ठीक है, अंतिम शासक क्यूमर्स। और गुलाम वंश ने कब तक शासन किया? तो 1290 तक। गुलाम वंश के बाद दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश की स्थापना होती है। और किसने की खिलजी वंश की स्थापना? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। ठीक है, कब? 1290 में। और इनका जो शासनकाल था यानी कि खिलजी वंश के शासकों का 1320 तक। ठीक है, अंतिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। अब नाम थोड़े से आपको एक जैसे मिलेंगे लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी और अंतिम शासक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। ठीक है, खिलजी शासकों ने 1290 से 1320 तक दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन किया, यानी कि कुल 30 वर्ष खिलजी वंश के शासकों ने शासन किया। अब आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे कम अवधि में शासन करने वाला जो शासक वंश था वो खिलजी वंश ही था, जिन्होंने की सिर्फ 30 वर्ष दिल्ली की सत्ता पर शासन किया। खिलजी वंश के बाद आता है तुगलक वंश। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, तुगलकों ने कब तक शासन किया? 1320 से लेके और 1414 तक, यानी कि कुल 94 वर्ष। ठीक है, इसका अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद। अब यहाँ पर एक नंबर देखिए, 94 वर्ष। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे लंबे समय तक शासक करने वाला जो शासक वंश रहा वो तुगलक वंश ही था, जिन्होंने कि कुल 94 वर्ष दिल्ली की सत्ता पर शासन किया। ठीक है, अगला है सैयद वंश। परीक्षाओं की दृष्टि से सैयद वंश से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ से 3 चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं। शायद अभी यूपीपीसीएस या फिर आरओ का जो पेपर हुआ था उसमें भी जो सैयद वंश के शासक थे उनका क्रम पूछा गया था। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग देख लेते हैं कि सैयद वंश जो था वह दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत चौथा वंश था। और इसका जो संस्थापक था वो कौन था? खिज्र खां। सैयद वंश के शासकों ने कब से कब तक शासन किया? 1414 से और 1451 तक। उसके बाद सैयद वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, सैयद वंश के बाद दिल्ली सल्तनत पर लोदी वंश के शासकों ने अपना राज स्थापित किया। और लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। लोदियों ने दिल्ली पर कब तक शासन किया? 1451 से 1526 में। ठीक है, और अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। और फिर 1526 में आप देखते हैं कि पानीपत का युद्ध होता है और बाबर इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल सत्ता की स्थापना करता है। ठीक है, बाद बाकी एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान रखना कि ये जो लोदी वंश के शासक थे ये अफगान थे। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि भारत में किसने प्रथम अफगान राज्य की स्थापना की थी? तो बहलोल लोदी ने, क्योंकि बहलोल लोदी ने ही लोदी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, अब ये तो आपके हो गए दिल्ली सल्तनत के शासक वंश। अब इन वंशों के शासकों का जो क्रम है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। ठीक है, तो एक एक करके सभी
शासक वंशों के हम शासकों का क्रम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गुलाम वंश की। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका संस्थापक हो गया। उसके बाद आराम शाह आया, आराम शाह के बाद इल्तुतमिश आया। ठीक है, उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह आया, फिर रजिया सुल्तान आई जो कि भारत की पहली मुस्लिम शासका थी। ठीक है, पहली महिला मुस्लिम शासका कौन थी? रजिया सुल्तान, और ये इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, रजिया सुल्तान के बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह आया, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन और मुइजुद्दीन कैकुवाद और फिर क्यूमर्स। ठीक है, तो गुलाम वंश के ये शासकों का क्रम था। अब मैंने एक बार पढ़ दिया है, लेकिन ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं अपने दिमाग में रट कर रखनी पड़ेंगी। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो छोटे एग्जाम हैं तो उनमें क्या किया जाता है कि इनके जो इम्पोर्टेंट शासक हैं उनका क्रम ही लगाने को देता है। जैसे कि अगर हम लोग गुलाम वंश के इम्पोर्टेंट शासकों की बात करें तो एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया। ठीक है, क्योंकि यह संस्थापक है। बाद बाकी देखा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ना कोई बहुत ऐसा इम्पोर्टेंट काम किया और ना ही कोई प्रशासनिक दृष्टि से काम किया था। ठीक है, तो लेकिन संस्थापक है तो इम्पोर्टेंट है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गुलाम वंश का दूसरा इम्पोर्टेंट शासक था इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान और चौथा हो गया आपका बलबन, और पांचवा इम्पोर्टेंट क्यूमर्स इसलिए हो जाता है क्योंकि ये अंतिम शासक है। तो जो भी छोटे एग्जाम है वहाँ पर इन्हीं 5 शासकों को आधार बनाकर हमेशा क्रम से लगाने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है। बाद बाकी अगर आप यूपी पीसीएस या फिर अन्य पीसीएस परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर फिर किसी भी शासक को उस क्रम व्यवस्था में डालकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब दूसरा आप देखिए, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आता है, तो इसके शासकों को देखिए, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, फिर अलाउद्दीन खिलजी, सबसे महत्वपूर्ण शासक खिलजी वंश का। उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी और नसरुद्दीन खुसरो शाह। ठीक है, तो ये पूरा क्रम हो गया। उसके बाद देखिए तुगलक वंश, तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है ये तुगलक वंश का, फिर फिरोज तुगलक, फिर गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, फिर अबू बकर, अबू बकर के बाद नसरुद्दीन महमूद शाह, फिर अलाउद्दीन सिकंदर शाह और फिर नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, तो ये हो गया गुलाम वंश का तुगलक वंश के शासक वंशों का क्रम। उसके बाद देखो सैयद वंश की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। खिज्र खां, खिज्र खां के बाद मुबारक शाह, मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह और फिर अलाउद्दीन हसन शाह। उसके बाद लोदी वंश की बात करें तो बहलोल लोदी संस्थापक हो गया, फिर आता है सिकंदर लोदी और फिर आता है इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो ये हो गया दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन करने वाले शासक वंशों का, जो उनके शासक थे, शासक वंश थे, उनका क्रम। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से याद करिए, बार बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक टेबल लगी हुई है अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का कालक्रम। तो ये क्वेश्चन पता नहीं आयोग का कुछ पैटर्न होता है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, जैसे आप मुगल काल में देखेंगे तो अकबर के जो विजयों का है वो कालक्रम पूछा जाता है। ठीक इसी तरीके से दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो अलाउद्दीन खिलजी है उसकी विजयों का कालक्रम पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को 1298 और 1299 में जीता था। रणथंभौर की बात करें 1301 में जीता इसको। चित्तौड़ की बात करें 1303 में 1303 में इसको विजय किया। मालवा की बात करें तो 1305 में इसको जीता। मारवाड़ को अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में जीता। देवगिरी को 1307-8 में जीता। वारंगल जो कि तेलंगाना में है उसको 1309 और 1310 में जीता, और जो पांडराज था उसको 1311 में जीता। तो ये अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का कालक्रम था।
बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से सीधा सीधा बनता है, या फिर क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी दे देता है कि राज्य दे देगा और फिर पूछ लेगा कि अलाउद्दीन खिलजी की विजयों के कालक्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, अब आगे देखिए सल्तनत कालीन प्रमुख अधिकारी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भी इतिहास के अंतर्गत प्रमुख शासक होते हैं उनकी प्रशासन व्यवस्था को लेके हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब प्रशासन व्यवस्था में अधिकारी होते हैं, उस प्रशासन में प्रयोग की जाने वाली शब्दावली होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो सल्तनत काल था पूरा दिल्ली सल्तनत, उसमें जो अधिकारी थे उनको देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखें अमीर कौन होता था। ठीक है, ये अधिकारी का नाम है, ये वैसे अमीर गरीब वाला अमीर नहीं है। दिल्ली सल्तनत में अमीर जो अधिकारी होता था वह सल्तनत के सभी प्रभावशाली पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सामान्य संज्ञा थी। तो दिल्ली सल्तनत में जितने भी प्रभावशाली पद होते थे उन पर जो व्यक्ति नियुक्त होता था उसकी संज्ञा क्या होती थी, अमीर। वजीर कौन होता था, तो सुल्तान का जो सबसे निकट सहयोगी होता था दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत उसको वजीर की संज्ञा दी जाती थी। उलेमा की बात करें तो ये इस्लामी ग्रंथों के व्याख्याकार होते थे, बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इस्लामी ग्रंथों के जो व्याख्याकार होते थे वो क्या होते थे, उलेमा। चौधरी की बात करें तो ग्राम स्तर पर जो भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था उसको सल्तनत काल में चौधरी बोलते थे। मुहतसिब कौन होता था, तो लोगों के आचरण का निरीक्षण करने वाला जो अधिकारी होता था वह सल्तनत काल में मुहतसिब होता था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कोतवाल कौन होता था, तो कोतवाल का कार्य शहरों में शांति व्यवस्था को दुरुस्त रखना था। ठीक है, सहना ए पील पूछा जा चुका है, तो हाथियों की सेना का जो प्रमुख होता था सल्तनत काल में इसको सहना ए पील कहते थे। आमिल की बात करें तो प्रत्येक परगना, और परगना क्या होता था सल्तनत काल में, गांव का समूह। तो प्रत्येक परगना पर जो राजस्व का संग्रह करता था उसको बोलते थे आमिल। आरिज ए मुमालिक की बात करें तो सैन्य विभाग का जो प्रधान होता था उसको आरिज ए मुमालिक कहते थे। सद्र उस सद्र की बात करें तो धार्मिक मामलों का जो प्रधान होता था उसको सद्र उस सद्र कहते थे। मुतसरिफ की बात करें तो कारखानों की देखभाल, नियंत्रण और हिसाब का लेखा जोखा तैयार करने वाला जो व्यक्ति होता था या फिर जो अधिकारी होता था उसको बोलते थे मुतसरिफ। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है अमीर ए आखूर। तो अश्वशाला का जो प्रधान होता था उसको अमीर ए आखूर बोलते थे। कारकून कौन होता था, भूमि कर का हिसाब रखने वाला जो अधिकारी होता था उसे कारकून बोलते थे। अमीर ए हाजिब कौन होता था, तो दरबारी शिष्टाचार के नियमों को जो लागू करने वाला अधिकारी होता था उसको अमीर ए हाजिब बोलते थे। अमीर ए बहर कौन होता था, तो ये आंतरिक नौकायन तथा जल मार्गों का निरीक्षण करता था। अमीर ए तुजुक कौन होता था, तो उत्सवों के आयोजन का जो अधिकारी होता था उसको सल्तनत काल में अमीर ए तुजुक बोलते थे। सहना ए मंडी की बात करें तो बाजार मूल्य नियंत्रण और जो वाट होते हैं, वाट जिससे कि ना मतलब क्या बोलते हैं वजन को तोला जाता है, और माप आदि की जांच जो अधिकारी करता था उसको सहना ए मंडी कहते थे। कोतवाल शहरों में शांति व्यवस्था रखने के लिए जो उत्तरदायी अधिकारी होता था उसको कोतवाल बोलते थे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक और यहाँ पर अधिकारी बचा हुआ है जिसका नाम है सर ए जानदार, और ये कौन होता था, ये होता था सुल्तान के अंगरक्षकों का जो प्रमुख होता था उसको सल्तनत काल में सर ए जानदार कहते थे। ठीक है,
तो ये हो गए सल्तनत कालीन प्रशासन के प्रमुख अधिकारी। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं और अगली क्लास में हम लोग दिल्ली सल्तनत के विघटन के दौरान जो प्रांतीय राजवंशों का उदय हुआ था उस वाली टेबल से स्टार्ट करेंगे। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।